सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट बैच में। तो हमारा उत्तराखंड का इतिहास जो कि लगभग समाप्ति की ओर है ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उत्तराखंड हम चर्चा कर रहे हैं। और 1916 से 1926 में कुमाऊं जो परिषद था उसके क्या क्या कार्य रहे, किस तरह से उसने कार्य किया, ठीक है, कब कौन से उसके अधिवेशन हुए, ये सारे तथ्य हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो आज हमारा बिंदु है वो है 1916 के पश्चात और 1930 तक जो उत्तराखंड में गतिविधियां हुई थी, यानी कि गांधी जी के आगमन से पूर्व उत्तराखंड में क्या क्या चीजें हुई थी, उन बिंदुओं को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर गांधी जी आए, उस दौरान फिर उनके आने से यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ की महिलाओं का क्या योगदान रहा, ठीक है, किस तरह से 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड में गतिविधियां रही, वो सारे फैक्ट हम एक एक करके देखेंगे। देखो, लिखने वाली चीजें ज्यादा होंगी, समझने वाली कम होंगी आज, ठीक है। लिखना आपको ज्यादा होगा तो फटाफट अपना नोट भी करते रहिए, ठीक है। समझने वाला कम होगा क्योंकि टॉपिक टू टॉपिक है, तो ज्यादातर लिखना ही आपको होगा आज। अब देखो 1916 के पश्चात गतिविधियां, ठीक है। 1916 के पश्चात वहां लिखा ही है, तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको। इसमें सबसे पहला आता है 1918 में 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। 1918 में देखो कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी, उसी तर्ज पर गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना भी हो गई, ठीक है। जिसमें किस किसने की थी? अनुसुया प्रसाद बहुगुण, अनुसुया प्रसाद एवं मुकुंदी लाल द्वारा, ठीक है। किस किसने की थी? अनुसुया प्रसाद और मुकुंदी लाल द्वारा किसकी स्थापना की गई? गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में कर दी गई। उसके पश्चात देखो गढ़वाल परिषद की भी स्थापना होती है। गढ़वाल परिषद की स्थापना ये होती है 1919 में, ठीक है। गढ़वाल परिषद की स्थापना कब होती है? 1919 में। कहाँ होती है? श्रीनगर में, ठीक है। कहाँ होती है? श्रीनगर में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर होती है? श्रीनगर में है। और इसके पश्चात गढ़वाल परिषद का एक अधिवेशन भी होता है। इसका जो पहला अधिवेशन था 1920 में कोटद्वार में हुआ था। 1920 कोटद्वार में पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में कोटद्वार में इसका अधिवेशन हुआ था। और इससे पूर्व, ठीक है, इससे पूर्व 1919 में श्रीनगर में एक विशाल सभा भी आयोजित हुई थी। ठीक है, श्रीनगर में एक विशाल सभा भी इसका आयोजित हुई थी, एक विशाल सम्मेलन इसका आयोजित हुआ था और 1920 में इसका अधिवेशन हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है गढ़वाल परिषद की स्थापना कब हुई? 1919 में। कहां पर हुई थी? श्रीनगर में। क्वेश्चन बनेगा गढ़वाल परिषद का पहला विशाल सम्मेलन कहां हुआ था? 1919 में, श्रीनगर में। और पहला अधिवेशन कहां हुआ? 1920 में, कोटद्वार में। तो देखो कुमाऊं में, चूंकि कुमाऊं कमिश्नरी थी और मुख्यतः जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कुमाऊं में ही थे, ठीक है। यहाँ पर गढ़वाल में डिप्टी कमिश्नर थे और गढ़वाल का ज्यादा क्षेत्र भी नहीं था, मतलब एक पट्टी के समान देहरादून अलग हो गया, ठीक है, और गढ़वाल में कोटद्वार पौड़ी वाला एरिया अलग हो गया। तो इस तरह से एक पट्टी के समान यहाँ पर चीजें गढ़वाल में ज्यादा हो गई। तो केवल एक कोटद्वार ही ऐसा केंद्र रहा, दुगड्डा कोटद्वार, जहाँ थोड़ा जागरूकता आई, श्रीनगर, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं आ पाई थी उस काल में भी, है ना। और चूंकि कुमाऊं, पूरा कुमाऊं अंग्रेजों के अधीन था, तो नैनीताल में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में तो जगह जगह वहां पर सभाएं आयोजित होती, जगह जगह वहां पर, मतलब धीरे धीरे वहां पर कई सारी चीजें शुरू हो गई थी। तो गढ़वाल और कुमाऊं में एक ये अंतर रहा, क्योंकि गढ़वाल का जो टिहरी वाला एरिया था वो टिहरी नरेशों के अधीन था और वो अंग्रेज शासकों को सपोर्ट भी करते थे, है ना। वो अंग्रेजों के मतलब मित्र थे एक हिसाब से। तो उतने यहाँ पर आंदोलन हुए नहीं, लेकिन जो छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण है गढ़वाल की, ठीक है। ये सारे आपने नोट करने हैं।
इसके पश्चात देखो 1919 में गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना। ठीक है, गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। कौन था इसका संस्थापक? प्रताप सिंह नेगी। कौन था संस्थापक? प्रताप सिंह नेगी। ठीक है, फिर देखो 1921 में देवकीनंदन पांडे और भागीरथ पांडे ने, ये गढ़वाल का नहीं है, ठीक है, देवकीनंदन पांडे और भागीरथ पांडे ने ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की। प्रेम विद्यालय की स्थापना की तथा सिलांगी, ठीक है, एक स्थान पड़ता है कहां? पौड़ी में। सिलांगी पौड़ी में सदानंद कुकरेती, पूछे गए हैं, ठीक है, पहले सदानंद कुकरेती ने कौन सा विद्यालय खोला था? राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। तो यहां तक आप लोग समझ रहे हैं। देखो गढ़वाल में क्या क्या चीजें हो रही हैं और उसके पश्चात हम सारा चीज पढ़ रहे हैं। 1916 के पश्चात हो क्या क्या रहा है। 1930 के युग तक की चर्चा अभी हो रही है, जहां तक गांधी जी का उत्तराखंड आगमन नहीं हो जाता है। जैसे उनका आगमन होगा यहाँ पर चीजें और बदलेंगी, यहाँ पर और आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके पश्चात होती है देखो कुली बेगार प्रथा। कुमाऊं में कौन सी आती है? कुली बेगार प्रथा। कुली बेगार प्रथा का अंत। ठीक है, कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दायश, ये तीन शब्द हैं जो आपने समझने हैं। और ये तीनों शब्द अपने आप में देखो अपना अपना अर्थ रखते हैं। ठीक है, कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दायश, ये थी पूरी प्रथा। कुली बेगार तो उसका शॉर्टकट में नाम है। कुली उतार में क्या होता था? जब अंग्रेज अधिकारी पहाड़ों में जाते थे, चूंकि परिवहन की व्यवस्था नहीं थी, अब ट्रेन कहां तक पहुंची है? काठगोदाम तक। यदि सड़क बनी भी होगी कहां तक? अल्मोड़ा तक का या रानीखेत तक, जो प्रमुख स्थल है, या फिर नैनीताल तक का। लेकिन यदि अंग्रेज अधिकारियों को अन्य छोटी जगहों पर जाना है तो कौन उनका सामान ले जाएगा? स्थानीय लोग। स्थानीय लोगों को उनका सामान ले जाने के लिए बाध्य किया जाता था, वो हो जाएगा कुली उतार। ठीक है, यानी कि उन्हें उतारा जा रहा ना पहाड़ों पर। शॉर्टकट में समझो, उसके उनके सामान को ढोकर उन्हें पहाड़ में उतारा गया, वो क्या हो गया? कुली उतार। कुली बेगार क्या हुआ? बेगार मतलब होता है बिना किसी श्रम, जो पारिश्रमिक है उसके श्रम करवाना। मतलब साधारण शब्दों में बिना किसी मेहनताना या फिर मजदूरी के काम करवाना। ठीक है, बिना किसी रुपये के काम करवाना, ये साधारण शब्दों में इसका अर्थ हो गया। ये क्या होता है? बेगार। और कुली बर्दायश क्या होता है? यदि कोई अंग्रेज अधिकारी जा रहा है तो जहां जहां जाएगा वहां वहां के लोग उसके खाने पीने की, यहाँ तक तो उसी के नहीं, उसके साथ जितने कर्मचारी जाएंगे उन सभी कर्मचारियों की भी क्या करेंगे? खाने की व्यवस्था करेंगे। तो कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दायश, ठीक है, तीनों चीजें। या उनको राशन देंगे, खाने पीने की सुविधा पूरी उपलब्ध कराएंगे उन्हें या फिर उनके कर्मचारियों को, हर किसी को। ठीक है, तो ये एक प्रथा थी कुमाऊं में, जो मतलब ये ऐसी प्रथा है ना जो कुमाऊं में नहीं व्याप्त है, हर जगह व्याप्त थी। ये प्राचीन काल से ही चला आ रही थी, लेकिन अलग अलग रूप में। आप किसी भी प्रथा को ले लीजिए, वो आपको आज से नहीं, वो पहले से मिलती है। दहेज प्रथा देखो, आज दहेज प्रथा प्रत्यक्ष मांग की प्रथा है। मतलब कई सारी जगह मांग होती भी है, कई सारी जगह बंद भी हो गई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन कई सारी जगह मांग होती भी है। लेकिन अब प्राचीन काल में आप पढ़ेंगे, ये आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे कोई प्राचीन काल की मूवी बनती है, या फिर आपने कोई सीरियल देखा होगा, या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा, तो पहले क्या होता था? राजा महाराजा होते थे, ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह करते थे और उसमें उपहार स्वरूप चीजें भिजवाते थे, है ना, उपहार स्वरूप चीजें भिजवाते थे। तो वो ही प्रथा
उस काल में देखो जो उपहार दिया जाता था वो इतनी बुरी प्रथा के रूप में क्या हुआ, समाज में आ गया। तो ऐसी बेगारी भी किन्हीं न किन्हीं चीज तरह चलती रही प्राचीन काल से। एक एक जो निश्चित वर्ग था, जो निम्न वर्ग था, वो बेगारी का शिकार हमेशा से रहा है। कुमाऊं में भी यही हुआ, जो कुली बेगार कुली उतार प्रथा थी, इसमें मुख्यतः कौन प्रताड़ित हुआ, जो निम्न वर्ग के लोग थे। क्योंकि जो सवर्ण जाति के थे यानी कि जो ब्राह्मण थे, वो जो कुली बेगार प्रथा इससे मुक्त ही रहते थे अधिकांश था। हालांकि गोरखा काल में ब्राह्मणों से भी कुली बेगार करवाया गया था। गोरखाओं का कहना था ब्राह्मणों के जो सर पैर हैं वो पूजनीय है, सर पूजनीय नहीं है, ठीक है, पैर हैं वो पूजनीय, मतलब पैर छूते हैं ना ब्राह्मणों के, तो सर पूजनीय नहीं है, इस तरह से तो उनसे काम करवाना, उनसे भी काम करवाया जाता था, ब्राह्मणों से भी। कुछ ही कर भी वहां पर लगाया था, आप लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर। तो कुली बेगार प्रथा कहीं ना कहीं प्राचीन काल से बनी रही थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के पश्चात ये प्रथा क्या हो गई, और ज्यादा मात्रा में बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये इधर उधर जाएंगे तो इनका जो सामान ले जाना है, कुली उतार हो गया, सामान ढोने वाला कुली उतार, अब उसको ढोने का पैसा नहीं मिलेगा, कुली बेकार। एक ही व्यक्ति से समझो, कोई व्यक्ति सामान ले गया, कुली उतार हो गया, ठीक है, उसके बदले उसको पैसा नहीं मिला, बेकार हो गया, और बेचारे ने अपने घर में उन सभी के लिए खाने की व्यवस्था भी करी, क्या हो गया, कुली बर्दायस हो गया। ठीक है, कुली उतार, कुली बेकार और कुली बर्दायस। अब यहाँ के लोगों को इस चीज की धीरे धीरे जब भनक लगी, या फिर धीरे धीरे जब महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, तो इन्होंने उसका विरोध करना क्या किया, शुरू किया। हालांकि 1822 में सबसे पहले जो ट्रेल का काल था, हमने ट्रेल के काल में पढ़ा था कि ट्रेल ने कुली बेगार प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। उसने सबसे पहले खच्चर सेना 1822 में विकसित की थी, ठीक है, इसको रोकने का प्रयास किया था, और 1822 में खच्चर सेना विकसित की थी। तो एक इसका एक एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त क्या होता है। अब बाकी जो फैक्ट है उसको एक बार लिख लेते हैं, फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ, ठीक है। देखो प्रथा क्या थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। सर्वप्रथम रोकने का प्रयास किसने किया, कमिश्नर ट्रेल ने। कब किया था, 1822 में। खच्चर सेना इसने विकसित की थी। एक एक चीज आपने नोट करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था आज की क्लास में नोट ज्यादा करना है आपने, ठीक है। लेकिन ये क्या रहा, ये प्रयास क्या रहा, असफल रहा। ये प्रयास क्या रहा, असफल रहा। फिर उसके पश्चात बीच बीच में प्रयास होते रहे, जैसे 1840 में लोहा घाट में बर्दाश्त देने से इनकार, 1840 में लोहा घाट में बर्दाश्त देने से इनकार, ठीक है। यहाँ के लोगों ने जो वहाँ की छावनी थी उसको बर्दाश्त देने से इनकार कर दिया। बर्दाश्त यानी कि राशन पानी देने से इनकार कर दिया। आप समझ गए ना। अब आपको बार बार उतार, बेगार और बर्दाश्त शब्द समझाना नहीं पड़ेगा, एक बार आप समझ गए। देखो लोहाघाट में बर्दाश्त देने से इनकार कर दिया यानी कि राशन देने से इनकार कर दिया। फिर 1850 में विशाल पिथौरागढ़, 1850 में विशाल स्थान पड़ता है एक पिथौरागढ़ में, ठीक है। विशाल पिथौरागढ़, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, पिथौरागढ़ कि लोगों द्वारा बेगार का विरोध किया गया। तो था विरोध किया तो उन्हें क्या हुई, बेगारी से मुक्ति मिल गई। उन्हें बेगारी से मुक्ति मिल गई, ठीक है। तो 1850 में विशाल में हुआ था। इसके पश्चात 1866 के आसपास देखो सोमेश्वर घाटी के लोगों ने भी बेगार देने से इनकार किया था। वहां पर कमिश्नर रेमजे ने उन पर 500 रुपए, जो बेगार नहीं थे उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया था। और 1857 में देखो कुली उपलब्ध नहीं होने के कारण रेमजे ने जेल के कैदियों को इस काम में लगाया था। मतलब लोग इसका विरोध कर रहे थे, है ना, लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो 1857 में एक ऐसा दौर भी आ गया जहां पर
जो रेमजे है उसको कोई बेगार करने के लिए कोई ग्रामीण नहीं मिला, तो उसने जो जेल में कैदी हैं उनसे बेगारी करवाई, ठीक है, उनसे अपना सामान जो ढुलाया है। होता क्या है देखो, जो कुली उतार में आपको समझाया सामान ले जाना, कुली बेगार में आपको समझाया बिना शर्म के, और कुली बर्दाश्त क्या था, खाना पीना खिलाना। अब कुली जो बेगार था या फिर सामान ढोने की जो प्रथा थी, कुली उतार और कुली बेगार प्रथा थी, बर्दाश्त तो देखो सामूहिक था एक तरह से, जहां अंग्रेज जाएंगे वहां के लोग खाना खिलाएंगे उनको, लेकिन जो कुली उतार और कुली बेगार था इनके लिए ग्रामीण स्तर पर जो माल गुजारी वाले व्यक्ति थे वो नियत किए गए थे, है ना। तो छोटे व्यक्ति नियत किए गए थे, प्रत्येक ग्राम का जो प्रधान था यानी कि जो हेड था, जो मुखिया था, प्रत्येक गांव का मुखिया, उसका एक रजिस्टर होता था, माल गुजार वाला रजिस्टर होता था, यानी कि कर वाला रजिस्टर होता था। उस रजिस्टर में प्रत्येक परिवार का वर्णन होता था, ठीक है। उस वर्णन में और जिस क्रम में उस परिवार में देखो, उस परिवार में जिस क्रम में व्यक्तियों का नाम है उसी क्रम में बेगारी दी जाती थी। हालांकि किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा भी जा सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता था, ठीक है। तो मतलब गांव के प्रत्येक व्यक्ति का नंबर आता था, गांव के हर एक व्यक्ति का उसमें नंबर आता, और जिस दिन जो जाएगा उसका टिक हो जाएगा, मतलब जैसे होता है नहीं, आप रजिस्टर देखते हैं उसमें सबका नाम लिखा है, ठीक है, सबने जो गया उसके नाम के आगे टिक लग गया, तो इस तरह से वो क्या थी, प्रथा होती थी, ठीक है। तो जिस दिन जो जाएगा उसके नाम के आगे टिक लग जाएगा, हाँ ये चला गया, फिर अगला जाएगा, फिर अगला, फिर ऐसे ही शुरू से नंबर आ जाएगा, तो वो प्रथा चलते रही चलते रही। इस बीच 1903 में खत्याड़ी अल्मोड़ा में, खत्याड़ी अल्मोड़ा में आता है, ठीक है। खत्याड़ी अल्मोड़ा में लोग 16 व्यक्तियों ने 16 व्यक्तियों ने बेगार देने से इनकार कर दिया, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई हम बेगारी नहीं देंगे, तो इनके खिलाफ क्या किया गया, मुकदमा चलाया गया, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट में मुकदमा चलाया गया और वहां पर इन्हें दंडित किया गया। अब प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट क्या होता है, यानी कि सबसे छोटा मजिस्ट्रेट। आज की डेट में यदि आप देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है, जिला न्यायालय, है ना, जिला न्यायालय आता है, फिर आता है हाई कोर्ट और उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय। लेकिन जिला न्यायालय में केवल एक जिला न्यायाधीश ही नहीं बैठता है, जिला न्यायालय में आपको अपर जिला न्यायाधीश या फिर सीनियर डिवीजन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उससे नीचे न्यायिक मजिस्ट्रेट जो प्रथम श्रेणी होते हैं, ठीक है, या फिर सिविल जज जूनियर डिवीजन, जो सबसे छोटी कैटेगरी को होती है, मुंसिफ जज भी बोलते हैं, ठीक है, प्राचीन में बोलते अब नहीं बोलते मुंसिफ जज। तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट यानी कि सबसे छोटा जो मजिस्ट्रेट था उनके उसके न्यायालय में इन 16 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और वहां से इन्हें जुर्माने से दंडित कर दिया गया, जिसके अगेंस्ट इन्होंने कहा करी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करी और उच्च न्यायालय में मुकदमा अपना जीत गए। अब जीत गए तो यहाँ के लोगों को थोड़ा उससे भी साहस बढ़ा कि हाँ अब क्या है, इसका विरोध करना आवश्यक है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने भी ये माना कि जो बेगारी प्रथा है ये क्या है, गलत है ना। तो ये मुकदमा यहाँ पर जीत गए, तो उसको लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, है ना। आप लोगों ने समझना है तो समझते हुए चलो। बस इतना है कि 1903 में खत्याड़ी के जो लोग थे उन्होंने 16 व्यक्तियों ने बेगार देने से इनकार कर दिया था, जिनके अगेंस्ट मुकदमा चला। मुकदमा में उन्हें दंडित किया गया। उन्होंने उस मुकदमे के अगेंस्ट कहाँ गए, अपील करने हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, मतलब जुर्माने से बरी कर दिया, यानी कि हाई कोर्ट में वो केस जीत गई। उसके पश्चात देखो 1908 में पुली एजेंसियों की स्थापना, पुली एजेंसियों की स्थापना, ठीक है, कहाँ हुई थी, गढ़वाल में हुई थी, ठीक है, गढ़वाल में हुई थी। सबसे पहले द्वारिखाल में कुली एजेंसी खुली थी, ठीक है, और किसने खोली थी, जोध सिंह नेगी ने, जोध सिंह नेगी, इनके द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम गढ़वाल में, ठीक है। इसका विचार किसने दिया था, गिरिजादत्त नैथानी ने, विचार गिरिजादत्त नैथानी ने दिया था। विचार किसने दिया था, गिरिजादत्त नैथानी ने दिया था। और साथ ही देखो निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका था, तारादत्त गहलोत का। निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका था,
तारादत्त गैरोला। अब ये भी समझने वाली बात है कि कुली एजेंसियों की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब क्यों पड़ी, देखो जो कुली एजेंसी की स्थापना थी इसलिए स्थापित की गई ताकि जो बेगारी में परिवार शामिल हैं, माना किसी गांव के परिवार शामिल हैं जो बेगारी नहीं देना चाहते, तो वो क्या करेंगे, महीने में एक निश्चित धनराशि सबसे ले ली जाएगी, हर किसी से निश्चित धनराशि ले ली जाएगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कहीं पर कॉलोनी वगैरह जो होती है शहरों में, आपने देखा होगा खासकर शहरों में ये होता है कि जो कॉलोनियां होती हैं वहां पर हर कॉलोनी वाले कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करके अपनी कॉलोनी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं रात्रि के लिए, और हर लोग पैसे महीने में जमा करते हैं और उसको सैलरी दे देते हैं। तो ये भी उसी तरह की एक प्रथा थी। माना जो जो परिवार इसके अंतर्गत आ रहे हैं, जो जो कुली एजेंसी में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, यहाँ पर शामिल हो गए, वो क्या करेंगे, इसमें एक महीने में निश्चित धनराशि देंगे, निश्चित रुपया इसको देंगे, और उस रुपये के दम पर कुली एजेंसी के जो लोग थे ये किसको नियुक्त करते थे, जो प्रॉपर कुली है, जिनका व्यवसाय कुली है, उनको नियुक्त करते थे और उन्हें मजदूरी देते थे। इससे क्या होता था, जो सामान्य जनता वो बेगारी से बच गई, और दूसरा जो कुली है उसको पैसा भी मिल गया, मतलब उसको सैलरी भी उसका उसका मेहनताना या फिर उसका पारिश्रमिक उसको मिल गया। लेकिन देखो नुकसान इसमें फिर भी यही था कि जो लोग मतलब जिनका कोई कार्य ही नहीं होता था उन्हें भी इसमें पैसा देना पड़ता था। मतलब एक नुकसान ये था ना, हालांकि एक अच्छी व्यवस्था थी कुली बेगार में कि जो कुली है उसको पैसा मिल रहा था और कुली ही कुली का काम कर रहा था, लेकिन जो ऐसे लोग थे जो घर में बैठे उन्हें भी अब देखो पैसा देना पड़ता था, तभी तो घर में बैठे, अन्यथा क्या उन्हें ही कुली का काम करना पड़ रहा था। तो ये जो शुरू किया था गढ़वाल में कुली एजेंसियों की स्थापना जोश सिंह नेगी ने शुरू की थी, जिसका विचार गिरिजादत्त नैथानी ने दिया था, और स्थापना में सर्वाधिक योगदान किसका था, तारादत्त गैरोला का। ठीक है, धीरे धीरे देखो 1913 तक का गढ़वाल में 10 कुली एजेंसियां बन गई, श्रीनगर में, रुद्रप्रयाग में, अन्य अन्य स्थानों पर यहाँ पर कुल 10 कुली एजेंसियां स्थापित हो गई थी। ठीक है, तो उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा 1908 में कुली एजेंसियों की स्थापना गढ़वाल में हुई थी, किसने की थी, जोश सिंह नेगी ने की थी। ठीक है, 1920 में काशीपुर अधिवेशन किस चीज का था, कल मैंने पढ़ाया था आपको, कुमाऊं परिषद का। ठीक है, काशीपुर अधिवेशन में लिख लीजिएगा कुमाऊं परिषद बीच से। काशीपुर अधिवेशन में कुली बेगार आंदोलन का क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ। यह भी तय हुआ कि जैसे ही उत्तरायणी जो होगी, उत्तरायणी 13-14 जनवरी में उत्तरायणी होती है। ठीक है, उत्तरायणी होगी उस दिन क्या हो जाएगा, सब लोग कहाँ एकत्रित होंगे, बागेश्वर में। ठीक है, ये वहां पर तय हुआ। तो उसी के अनुरूप सब लोग कहाँ हुए, बागेश्वर में आ गई, बागेश्वर में उपस्थित हो गई। तो 13 जनवरी को 13 जनवरी 1921 को 13 जनवरी 1921 को सरयू तट पर आम सभा आयोजित की गई। सरयू तट पर आम सभा यानी कि एक सामान्य सभा आयोजित की गई। ठीक है, सामान्य सभा आयोजित की गई और कुछ माल गुजारों ने अपने रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए, और कुछ माल गुजारों ने अपने रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा 13 जनवरी 1921 को एक सभा आयोजित होती है और कुछ माल गुजार, मैंने माल गुजार बोला था ना, जो रजिस्टर मेंटेन करते थे, उन्होंने क्या किया, अपने रजिस्टर नदी में बहा दिए। अधिकांश माल गुजारों ने, यहाँ पर मतलब 10,000 के आसपास यहाँ पर लोग एकत्रित हो गए थे। तो उसके पश्चात क्या हुआ, देखो 14 जनवरी को बद्रीनाथ पांडे के भाषण के अनुसार साथ ही 1921 14 जनवरी को, ठीक है, बी.डी. पांडे की भाषण के साथ ही सबने क्या ली, शपथ ले ली, कुली बेगार न देने की शपथ ले ली। सभी ने
कुली बेगार न देने की, ठीक है, न देने की शपथ ले ली। मतलब एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें न तो खून बहा, न जिसमें गोलियां चली, न जिसमें कोई लड़ाई हुई, न कोई लाठीचार्ज हुआ, और क्या, कुली बेगार बंद कर दी गई। अब देख रहे हैं आप लोग, अब समझ पा रहे होंगे कुली बेगार धीरे धीरे कैसे समाप्त हुआ, क्या कुली बेगार था, इन शब्दों का मतलब क्या है, सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। तो देखो, सबसे पहले रोकने का प्रयास किसने किया था? कमिश्नर ट्रेल ने 1922 में किया था, ठीक है। खच्चर सेना विकसित की थी, लेकिन ये प्रयास क्या रहा? असफल रहा। फिर 1840 में देखो, लोहाघाट में बर्दाश्त देने से वहां के ग्रामीणों ने इनकार कर दिया था। बर्दाश्त मतलब क्या था? उन्हें फ्री का भोजन देना बंद कर दिया, राशन पानी पहुंचाना बंद कर दिया, ठीक है। फिर 1850 में बिसाड़ के लोगों ने बेगार का विरोध किया, तो वहां के लोगों को बेगारी से मुक्ति मिल गई। 1866 में देखो, 1857 में जो रेमजे है उसको बेगारी के लिए ग्रामीण मिल नहीं पाए थे, तो उसने कैदियों को बेगारी में लगाया। 1866 में सोमेश्वर घाटी के लोगों ने बेगारी देने से इनकार किया था, तो उन पर 500-500 रुपए जुर्माना तय किया गया था, ठीक है। उसके पश्चात 1903 में खत्याड़ी अल्मोड़ा, ये लमगड़ा में भी आता है, ठीक है, खत्याड़ी लमगड़ा ब्लॉक अल्मोड़ा में आता है। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के 16 व्यक्तियों ने बेगारी देने से इनकार कर दिया, जिन पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट में क्या चलाया गया? मुकदमा, और वो वहां पर मुकदमा उन्हें क्या दंडित किया गया। लेकिन उन्होंने उसके अगेंस्ट हाईकोर्ट में अपील करी और अपील में वो जीत गई, ठीक है। मुकदमा जीत गई तो लोगों में और साहस बढ़ा कि हाँ, अब तो हाईकोर्ट भी क्या है, हमारे साथ है, न्याय व्यवस्था क्या है, हमारे साथ है। उसके पश्चात 1920 में जब काशीपुर अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का, उस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि अब इसके लिए क्या होगा? आंदोलन होगा। और 1921 में 13-14 जनवरी को इसमें आंदोलन हुआ। मालगुजान ने रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए, ठीक है, और शपथ ले ली कि आज के पश्चात वो कुली बेगार नहीं देंगे। यहां तक का आप लोग पूरा समझ गए हैं, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर का मिटाता हूं, इसके अन्य फैक्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका एक पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अगला देखो, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या कहा है? रक्तहीन क्रांति। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति तथा दूसरे कौन थे? स्वामी सत्यदेव ने असहयोग की पहली ईंट कहा है, ठीक है, असहयोग की पहली ईंट इसको कहा है, ठीक है, पहली ईंट कहा है, ठीक है। असहयोग की पहली ईंट किसको कहा है? किसको कहा है? कुली बेगार आंदोलन को, जो आंदोलन हुआ था। कुली बेगार प्रथा का अंत कैसे हुआ आप लोग समझ रहे हैं। अब इसके पश्चात क्या हुआ कि धीरे धीरे उत्तराखंड में क्या हुआ? पूरे राज्य में कुली बेगार के अगेंस्ट आंदोलन। ये तो केवल बागेश्वर की बात थी ना, अभी अंतर राज्य में नहीं हुआ है, ये केवल बागेश्वर की बात है, ठीक है। बागेश्वर में इतनी घटनाएं हो गई। इसके पश्चात देखो धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे राज्य में आंदोलन फैल गया, यहाँ तक कि गढ़वाल में भी ये आंदोलन फैला, कुमाऊं में भी ये आंदोलन फैला। उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, गिरफ्तारियां भी हुई, तो वो सब चीजें भी हम देख लेते हैं। इसमें देखो, पूरे राज्य में आंदोलन फैल गया और 30 जनवरी 1921 को चमेटा खाल, 30 जनवरी 1921 को, ठीक है, एक स्थान पड़ता है चमेटा खाल, कहाँ आता है? पौड़ी में। चमेटा खाल पौड़ी में एक महत्वपूर्ण सभा हुई जिसकी अध्यक्षता मुकुंदीलाल ने की थी, ठीक है। एक महत्वपूर्ण सभा हुई जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुकुंदीलाल ने, मुकुंदीलाल ने की थी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी यही चीजें बात हुई कि भाई अब गढ़वाल में भी कोई कुली बेगार नहीं देगा। उसके पश्चात आंदोलन देखो धीरे धीरे पूरा उत्तराखंड में फैल गया। तो अंग्रेजों ने दमन कैसे किया? अंग्रेजों ने दमन कैसे किया इसका? अंग्रेजों की हमेशा एक नीति थी, यदि आंदोलन हो रहा है, एक दो को गिरफ्तार करो, एक दो को लाठी मारो, सब बैठ जाएंगे, ठीक है। मतलब दमन उनने करना ही करना था।
जो प्रमुख लीडर है उसको अरेस्ट करके दमन इन्होंने करना था, जो प्रमुख लीडर उनके साथ मारपीट करके दमन इन्होंने करना था, तो उन्होंने वही किया। ठीक है, दमन करने के लिए उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। दमन कैसे किया? गिरफ्तारियां शुरू कर दी, गिरफ्तारियां शुरू कर दी। ठीक है, और सबसे पहले 1921 में मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया गया। मार्च 1921 में किसको गिरफ्तार किया गया? मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया गया। मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, हमने अभी बागेश्वर जिला पढ़ा था, जिसमें वहां पर मैंने आपको बताया था कि बजूला गांव के रहने वाले थे मोहन सिंह मेहता, और उत्तराखंड से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उत्तराखंड से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोहन सिंह मेहता। इन्हें क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बन रखता है, पहले क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी। यूके पीएससी ने प्रश्न पूछा है कि उत्तराखंड राज्य से कुली बेगार आंदोलन में सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया गया था? तो किसको गिरफ्तार किया गया था? मोहन सिंह मेहता को। और राज्य से भी सबसे पहले जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम में कौन थे? मोहन सिंह मेहता थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। यहां तक आपका कवर हो गया। तो इस तरह से देखो, फिर धीरे धीरे राज्य में कुली बेगार प्रथा का क्या हो गया? अंत हो गया, पूर्णतः राज्य में समाप्त हो गई। अन्य ऐसी कोई घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। जितना महत्वपूर्ण है हमने सारा इसमें लिख दिया। ठीक है, अब उसके अलावा और क्या क्या हुआ था देखो, गढ़वाल में जो अन्य घटनाएं हुई थी 1919 में, जो मुकुंदीलाल है, मुकुंदीलाल प्लस अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद को क्या बोला जाता है? गढ़ केसरी। और कुमाऊं केसरी किसको कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद ने अमृतसर में एक रॉलेट एक्ट के विरोध में कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी। और 1922 में, इसको भी लिख लीजिए यहीं पर, 1922 में देहरादून से, ठीक है, 1922 में देहरादून से विचारानंद सरस्वती ने अभय नामक राष्ट्रीय पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, अभय नामक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन। बाकी देखो और बहुत सारे पेपर भी हुए हैं जिन्हें हम पत्रकारिता का इतिहास, पत्रकारिता का योगदान वहां पर देखेंगे ना, वहां पर सारे फैक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता उनको नहीं है। जो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने ध्यान रखने हैं वो यही फैक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1922 में देहरादून से अभय नामक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। ठीक है, विचारानंद सरस्वती ने। तो इस तरह से उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन का क्या हो गया? अंत हो गया। अब आपके समझ में पूर्णतः आ गया होगा कि कुली बेगार आखिर था क्या। ठीक है, क्यों? अब एक सवाल और आपके मन में रह रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग कुली बेगार आंदोलन का विरोध करने मतलब कुली बेगार का विरोध करने आंदोलन तक उतर आए। इसके लिए कई सारी वजहें जिम्मेदार थी। कोई भी चीज जब होती है ना, जब लोगों को दबाया जाता है, तो कोई भी चीज एकदम से नहीं होती, उसके लिए थोड़ा समय लगता है। जब धीरे धीरे ना जो कुछ कुछ घटनाएं होती रहती हैं वो चिंगारी का काम करते हैं। एक दिन चिंगारी, वही चिंगारी एक बड़ी आग के रूप में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। अब देखो, सबसे पहले जब यहाँ के लोगों को एहसास हुआ अंग्रेज आ रहे, सामान ढो रहे, उन्हें मेहनताना नहीं मिल रहा है, खाना भी उन्हीं का खा रहे हैं, ठीक है, हर व्यक्ति का रजिस्टर बना हुआ है, तो धीरे धीरे वो शुरुआत हुई। फिर दूसरा कारण क्या था? यहाँ के लोग जो यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो कुछ लोग पढ़ लिख लिए जो लीड करने लगे लोगों को। तीसरा, समाचार पत्र की शुरुआत हो गई तो लोग जागरूक होने लगे। ठीक है, चौथा, राष्ट्रवाद का उदय हो गया। लोगों को मतलब अब उत्तराखंड से मतलब नहीं है,
लोगों को भारत से मतलब रह गया था कि हाँ हम भारत के लोग हैं सभी और हमें भारत को आजाद करवाना है। राष्ट्रवाद का उदय एक प्रमुख हो गया। और पांचवा, जो हाईकोर्ट ने खतियाड़ी गांव ग्रामीणों के पक्ष में डिसीजन दिया था, उससे भी थोड़ा और साहस मिला। ठीक है, तो ये सब कारण थे। और जंगलात कानून जो यहाँ पर लगातार विरोध हो रहा था, जंगलात कानून का, जंगलात कानून आ रहे थे, उसका लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीजें मिलकर एक बेगार आंदोलन के रूप में सामने आई। ठीक है, और इसके साथ ही कुली बेगार प्रथा का उत्तराखंड में क्या हो गया, अंत हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं गांधी जी का आगमन और उत्तराखंड में बदलाव की लहर। ठीक है, गांधी जी का आगमन, तो गांधी जी कुमाऊं में कब आए थे? ठीक है, कुमाऊं में कब आए थे? देखो 14 जून 1929 से लेकर डेट ध्यान रखिएगा। ठीक है, 14 जून से 14 जून को ये कुमाऊं में आ गए थे। ठीक है, और यहां से लेकर ये जुलाई तक का, ठीक है, 4 जुलाई तक ये कुमाऊं में रहे थे। ध्यान रखिएगा 4 जुलाई 1929 विभिन्न स्थानों पर ये गए थे, बरेली होते हुए हल्द्वानी, ताकुला। ठीक है, ताकुला से फिर ये भवाली गए थे, नैनीताल गए थे, अल्मोड़ा गए थे, और लास्ट में कौसानी में रहे। कौसानी में इन्होंने अपने प्रवास के दौरान क्या लिखा था, विभिन्न इन्होंने सभाओं को संबोधित किया था। ठीक है, कौसानी प्रवास के दौरान, कौसानी प्रवास के दौरान अनासक्ति योग, ठीक है, अनासक्ति योग पर क्या लिखी, टीका लिखी। टीका मतलब एक छोटी पुस्तक लिखी। ठीक है, टीका लिखी। ठीक है, इसके अलावा देखो जिस आश्रम में ये रहे, जहां पर ये रहे थे कौसानी में, उसे क्या बोलता है अभी, अनासक्ति आश्रम। यानी कि कहाँ रहे थे, अनासक्ति आश्रम में ये रहे। ठीक है, तब इसका नाम अनासक्ति आश्रम नहीं था, ये नाम बाद में रखा गया। तब जिस घर में रहे थे, जिस आश्रम में रहे थे, उसको वर्तमान में अनासक्ति आश्रम कहा जाता है। ठीक है, 22 जून को 22 जून को जो मोहन जोशी हैं, उनके प्रयासों से उन्होंने स्वराज्य भवन का शिलान्यास किया था। मोहन जोशी के प्रयासों से स्वराज्य भवन का शिलान्यास इन्होंने किया था। शिलान्यास किया था। ठीक है, साथ ही देखो इन्होंने कौसानी को क्या कहा है, कौसानी को इन्होंने क्या कहा है, भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, जो इनका पत्र था यंग इंडिया, यंग इंडिया में इन्होंने कहा था कि लोग, मुझे ऐसा लगता है कि लोग स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं जबकि उससे खूबसूरत जगह है तो कौसानी उत्तराखंड में। यानी कि इन्होंने कौसानी को भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा संज्ञा दी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड इन्होंने कहा है। और किसमें कहा था, अपने पत्र यंग इंडिया में। ठीक है, किसमें कहा था, अपने पत्र यंग इंडिया में। तो महात्मा गांधी जी के बारे में आपने ये फैक्ट कुछ ध्यान रखना है। 14 जून 1929 से 4 जुलाई 1929 तक ये कुमाऊं में रहे थे। कौसानी प्रवास के दौरान इन्होंने अनासक्ति योग पर टीका लिखी थी, यानी कि पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जहां पर रहे वहां पर उसको अनासक्ति आश्रम कहा जाता है। 22 जून को इन्होंने मोहन जोशी के प्रयास से स्वराज्य भवन का शिलान्यास किया था और कौसानी को इन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। इसी दौरान देखो 1930 के आसपास एक हुआ था पेशावर कांड। ठीक है, पेशावर कांड कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930। शायद आप लोगों को वीडियो, मुझे लग रहा है शुरू में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, उतना साफ नहीं दिखा होगा। हालांकि बोलने से पूरा हो गया होगा, लगा फिर भी दिखा नहीं होगा क्योंकि यार वीडियो में बना रहा हूँ। देखो सुबह सुबह अकेले अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी आप देखोगे, देखो सुबह का 5:08 हो रहा है, मतलब 4:30 बजे से 4 बजे से मैं यहाँ पर क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अकेले ही करना पड़ता है ये सब चीजें। ठीक है, तो सामने कैमरा लगा हुआ है, फोन लगा हुआ है, यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो शायद उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई है, साफ नहीं आया।
फिर भी आप लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट लास्ट में दिखा दिया, तो स्क्रीनशॉट आप लोग वो ढंग से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है देखो, पेशावर कांड हम चर्चा कर रहे हैं। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। पेशावर कांड क्या था? इस दौरान भारत में, देखो सीधा समझो, टॉपिक समझो पहले, ठीक है। पेशावर कांड क्या था? इस दौरान भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में कुछ जो आंदोलनकारी हैं वो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा बहुत अफवाहों की वजह से जब वहां पर अंग्रेज सैनिक एक जा रहा था मोटरसाइकिल से, तो किसी एक आंदोलनकारी ने, ठीक है, वहां पर जो भीड़ आई थी उस भीड़ ने उस अंग्रेज पर आग लगा दी, ठीक है, उस अंग्रेज पर आग लगा दी, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। तो वहां पर जो बटालियन तैनात थी वो थी गढ़वाल बटालियन, गढ़वाल रेजिमेंट की 2/18 बटालियन वहां पर तैनात थी। उस जो उस क्षेत्र का कमिश्नर था वो था रिकेट। रिकेट ने उस जो बटालियन थी, बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, चंद्र सिंह भंडारी या फिर चंद्र सिंह गढ़वाली जिन्हें कहा जाता है, वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो उन्हें गोली चलाने का, उस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने उसको रिप्लाई दिया कि हम भारत की सेवा के लिए भर्ती हुए हैं, न कि निहत्थे अफगान भाइयों पर गोली चलाने के लिए। तो ये उनका कथन था, और इस तरह से फिर मतलब यही पेशावर कांड है, ठीक है। उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया और बाद में उन्हें क्या किया, नौकरी से या फिर सेना से निकाल दिया गया और जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप लोग पेशावर कांड है क्या। तो वहां पर कुछ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसका आंदोलन वहां पर चल रहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान उसका नेतृत्व कर रहे थे। मतलब समझो कि कुछ भीड़ है, कोई भीड़ है वो आंदोलन कर रही है, और दूसरी तरफ गढ़वाल की 2/18 बटालियन है, ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। और यहाँ से अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजी हुकूमत ने बोला कि इन पर फायर करिए, ठीक है। तो इन्होंने फायर करने से इनकार कर दिया। इन्होंने बोला कि हम सेना में भर्ती काहे के लिए हुए हैं? भारत की सेवा के लिए हुए हैं, न कि किसी निहत्थे व्यक्ति को मारने के लिए, ठीक है, ये इनका कथन था। तो यहाँ से जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं और उनके साथियों को सेना से निकाल दिया गया और बाद में उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया, ठीक है। यही पेशावर कांड था। तो इसी चीज को आपने लिखना है। तो यहाँ पर आंदोलनकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? देखो अब मैं एक एक फैक्ट खाली शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। आंदोलनकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी इन्हें कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। और गढ़वाल की जो गढ़वाल बटालियन 2/18 रेजिमेंट यहाँ पर थी, 2/18 बटालियन का नेतृत्व कौन कर रहा था? वीर चंद्र सिंह भंडारी या फिर गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। गढ़वाली उपनाम किसने दिया था इन्हें? महात्मा गांधी ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गढ़वाली उपनाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो इन्हें, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को अंग्रेज कमांडर रिकेट ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, ठीक है, गोली चलाने का आदेश दिया। किंतु जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इनके द्वारा इनकार कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, गढ़वाली द्वारा, आप लोग वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पूरा लिखिएगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा इनकार कर दिया गया। मुद्दा यही था, देखो कि वहां पर आंदोलन हो रहा था, एक अंग्रेज अधिकारी आया, उसको वहां पर जो भीड़ इकट्ठा थी उसने क्या किया, उस अंग्रेज को पेट्रोल छिड़ककर उस पर आग लगा दी। तो इसके बदले में अंग्रेजों ने बोला कि सभी लोगों को गोली से भून दिया जाए। रिकेट ने आदेश दिया वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, उनकी सेना को, ठीक है, उनके नेतृत्व में जो सेना थी उसको,
लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाल ने सैनिकों को गोली चलाने से इनकार कर दिया, स्वयं भी उन्होंने गोली नहीं चलाई, ठीक है। इसके लिए उन्हें सेना से बाद में निकाल दिया गया, इनकार कर दिया, जिस कारण चंद्र सिंह गढ़वाली एवं उनके साथियों को सेना से निकालकर जेल में बंद कर दिया। बस यही पेशावर कांड है, ठीक है। अब आपको कोई पूछे तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि पेशावर कांड था क्या, ठीक है। अब इसी पर पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल को संपूर्ण देश में गढ़वाली दिवस मनाने की घोषणा की, ठीक है। गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने ऐसी घोषणा की। एक पुस्तक लिख लीजिएगा, ठीक है। एक पुस्तक है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है, पहले आयोग द्वारा ये पूछा गया इसके लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। ये क्या है? इसके लेखक हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, राहुल सांकृत्यायन के लेखक हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, सारे फैक्टर देखो। संपूर्ण देश में गढ़वाली दिवस मनाने की घोषणा की थी, गढ़वाल दिवस शायद है, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, इसको गढ़वाल कर लीजिएगा, ठीक है। गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी मोतीलाल नेहरू ने। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पुस्तक किसने लिखी है? राहुल सांकृत्यायन ने। बाकी पेशावर कांड में आपको समझा चुका हूं क्या है, ठीक है। पेशावर कांड क्या है? महात्मा गांधी जी कुमाऊं में आए थे, उसका अब इसका प्रभाव क्या रहा? देखो, कुमाऊं में जब महात्मा गांधी आए तो इसका प्रभाव क्या रहा कि यहाँ के लोग जागरूक हो गए, और ज्यादा जागरूक हो गए, ठीक है। थोड़ा उनमें राष्ट्रीयता की भावना और बढ़ गई। महात्मा गांधी ने वहां पर कई सारी सभाएं करी, ठीक है। वहां पर राष्ट्रीयता की भावना और बढ़ गई, साथ ही महिलाएं भी अब राजनीति में आ गई, मतलब सॉरी, स्वतंत्रता संग्राम में उतर आई, ठीक है। महिलाएं भी स्वतंत्रता संग्राम में उतर आई, तो उसको भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उत्तराखंड। सविनय अवज्ञा आंदोलन और उत्तराखंड। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी जी का। हम जब आधुनिक भारत देखेंगे ना, तो वहां पर आप इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, यहाँ पर उस काल में उत्तराखंड में क्या क्या चीजें घटित हुई थी ये देखते हैं, ठीक है। इस दौरान गांधी जी ने पहले दांडी मार्च किया था, कब से कब तक? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून तोड़ा, किसने तोड़ा? महात्मा गांधी जी की बात हो रही, ठीक है। दांडी मार्च किया था, मतलब अपने कुछ अनुयायियों को लेकर ये कहां से गए थे? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गए थे, ठीक है। इन्होंने यात्रा की थी, इस बीच की यात्रा की थी। कब शुरू की? 12 मार्च को शुरू की थी, और 240 मील की यात्रा करने के पश्चात 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे, जहां पर जाके इन्होंने नमक कानून तोड़ा, मतलब खुद से नमक बनाया, है ना। खुद से नमक बनाया, नमक कानून तोड़ा, और उसके पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब इनकी जो दांडी मार्च थी उसमें कुमाऊं से कौन कौन शामिल हुए थे, ठीक है। दांडी यात्रा में, या नमक यात्रा भी आता है, ठीक है। दांडी यात्रा में उत्तराखंड से ज्योतिराम कांडपाल, ठीक है। भैरव दत्त जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादुर। भैरव दत्त जोशी, गोरखा वीर खड़क बहादुर शामिल हुए थे।
ठीक है, कौन कौन शामिल हुए थे आपने ध्यान रखना दांडी यात्रा में, यहाँ उत्तराखंड से। इसके अलावा देखो, जब ज्योतिराम कांडपाल नमक कानून के पश्चात उत्तराखंड आए तो इन्होंने महात्मा गांधी के अनुरोध पर देवघाट में उद्योत आश्रम की स्थापना की। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुरोध पर ज्योतिराम कांडपाल द्वारा देवघाट में उद्योत मंदिर आश्रम की स्थापना। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुरोध पर ज्योतिराम कांडपाल द्वारा जब वहां से वापस आ गए, अब नमक कानून में गए थे उसके पश्चात यहाँ वापस आए। ठीक है, बाकी देखो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था इस दौरान उत्तराखंड में, हालांकि सविनय अवज्ञा का इतना विरोध नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जंगलात कानून था ना उसको सविनय अवज्ञा से जोड़ दिया गया और जंगलात कानून का विरोध हो गया। मतलब सविनय अवज्ञा से जंगलात कानून को जोड़ दिया, दोनों आंदोलन क्या हो गए, एक हो गए। उस कारण यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ज्वाला क्या हो पड़ी, फूट पड़ी। तो उस कारण यहाँ पर कुछ ज्यादा ही विरोध शुरू हो गया। तो इसमें ध्यान रखना आपने, उत्तराखंड में जंगलात कानून का विरोध किया गया, हर्षदेव ओली को इसमें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, क्योंकि जंगलात कानून का भी विरोध हो रहा था तो इसलिए सविनय अवज्ञा के दौरान, आंदोलन के दौरान किसको गिरफ्तार किया था, हर्षदेव ओली को गिरफ्तार कर बरेली जेल भेजा गया। बरेली जेल, फिर वहां से सुल्तानपुर जेल। भेजा गया। ठीक है, पहले बरेली जेल भेजा, फिर बरेली से कहां भेज दिया, सुल्तानपुर जेल इनको भेज दिया। ये फैक्ट भी आपने ध्यान रखना है। यहां तक का आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें एक और फैक्ट है, यहाँ पर मैं ऊपर इसको मिटा के लिख देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब जब उत्तराखंड में ये सब चीजें घटनाएं हो रही हैं कुमाऊं क्षेत्र में, तो पश्चिमी उत्तराखंड में इससे अछूता न रहा। यहाँ पर जो श्रीदेव सुमन थे उन्हें, ठीक है, नमक कानून तोड़ने के विरोध में 15 दिन की जेल काटनी पड़ी। तो इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, पश्चिमी उत्तराखंड अछूता न रहा और श्रीदेव सुमन ने देहरादून में, श्रीदेव सुमन थे, श्रीदेव सुमन ने देहरादून में नमक कानून तोड़ा। जिस कारण उन्हें 15 दिन जेल में सजा भुगतनी पड़ी थी। ठीक है, 15 दिन की सजा। ठीक है, 15 दिन की सजा उनको मिली थी। तो ये था देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन उत्तराखंड में। इस आंदोलन को यहाँ पर जंगलात कानून से जोड़ दिया गया, जंगलात कानून से जोड़ दिया गया। ठीक है, और इस कारण ये क्या हो गया, अब दोगुना हो गया। मतलब इसमें दो आंदोलन एक साथ हो गए, जंगलात का विरोध भी हो रहा है और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा है। तो पहले नमक जो गांधी जी की दांडी यात्रा हुई थी उसमें उत्तराखंड से 3 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर शामिल हुए थे। ये यात्रा देखो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुई थी और जैसे ही 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे उन्होंने वहां पर नमक कानून तोड़ा। ठीक है, उसके पश्चात देखो महात्मा गांधी के अनुरोध पर ज्योतिराम कांडपाल ने देवघाट में बाद में उद्योत मंदिर आश्रम की स्थापना की थी, पूछा गया है। और सविनय अवज्ञा के चूंकि जंगलात कानून से इसको जोड़ दिया था। ठीक है, तो इस कारण हर्षदेव ओली को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न ऐसे ही बनता है, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से किसी कुली बेगार आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार किया गया तो कौन थे। अभी हमने पढ़ा था बागेश्वर से मोहन सिंह मेहता जी गिरफ्तार हुए थे। और यहाँ पर पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था, किसको किया गया, हर्षदेव ओली को। हर्षदेव जोशी नहीं है, हर्षदेव ओली है। ठीक है, जोशी अलग थे, जोशी हमने देखे थे भाई, बहुत घुमाया था उन्होंने हर किसी को, अंग्रेजों को भी लाने में योगदान उन्हीं का रहा, गोरखाओं को वो ले आए। ठीक है, पवार शासकों, चंद्र शासकों सबको लड़ाते, लास्ट में अपना मस्त पूरी लाइफ जी के गए। ठीक है, किसी के विरोधी नहीं बने, किसी ने उनकी हत्या नहीं करी। तो यहाँ पर भी देखो ये हर्षदेव ओली हैं, जिन्हें काली कुमाऊं का शेर या फिर काली कुमाऊं का मुसोलिनी इनको कहा जाता है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये सबसे पहले जेल गई थी, ठीक है। इन्हें पहले बरेली जेल में भेजा गया और बरेली से शिफ्ट करके इन्हें कहाँ भेजा गया, सुल्तानपुर जेल में। और पश्चिमी उत्तराखंड में भी हालांकि अन्य नेतागण भी इसमें थे, अन्य जो यहाँ के जागरूक व्यक्ति थे, अन्य जो लीडर थे, वो भी इसमें हिस्सा लिए थे, लेकिन मुख्यतः श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार करके यहाँ पर 15 दिन की सजा भुगतनी पड़ी थी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे महिलाओं की भूमिका। साथ ही देखो अगली क्लास में हमारा उत्तराखंड का स्वतंत्रता जो संग्राम वो पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड ने जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया कंप्लीट हो जाएगा, और कोशिश करेंगे कि पत्र पत्रिकाएं भी हम अगली क्लास में देख लें, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, इतना प्रयास रहेगा, देखते हैं कितना होता है। बाकी फिलहाल आज के लिए आप लोग अपना होमवर्क लिख लीजिए। सबसे पहला जो आपका होमवर्क है उसमें आज आपके लिए कवि मैं दे रहा हूँ, ठीक है। कवि में आज हम चर्चा करने, आपने जो पढ़ना है उसमें है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। पीताम्बर दत्त बर्तवाल, पीताम्बर दत्त बर्तवाल। और ये शायद अब सभी हो गए होंगे, ठीक है। ये पूरे 23 के 23 हमारे कवर हो गए हैं, ठीक है। ये आपने सब करने हैं, साथ ही रिवीजन आपने करना। देखो रिवीजन तो मैं आपको डेली देता ही देता हूँ कि आपने रिवीजन करना है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग रिवीजन करते होंगे। खाली ग्रंथ बना लेने से कुछ नहीं होगा बच्चों। देखो ग्रंथ बनाओगे तो कहीं काम नहीं आएगा, रिवीजन करोगे तो परीक्षाओं में आपको प्रश्न मिलेंगे। साथ ही देखो 12 तारीख को आपका प्रैक्टिस सेट होगा, तैयार रहिएगा उसके लिए, ठीक है। 12 जनवरी को आपका प्रैक्टिस सेट तैयार होगा, और बहुत अच्छा पेपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बनाऊं, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत इस प्रवृत्ति कर दूं कि आपको उस पेपर को देने में बहुत अच्छा फील हो। हल्का देखो आप लोग भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारत का भौगोलिक स्वरूप हल्का देख लीजिएगा। बाकी मैं एक दिन इसको आपको एक क्लास में समझा दूंगा, भारत का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है। मैप के जरिए समझा दूंगा। थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा, कितनी इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कितनी तटीय सीमा है, ठीक है। द्वीप महाद्वीप मतलब द्वीप कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, कौन सा चैनल किसको अलग करता है, कर्क रेखा किस राज्य से जाती है, जो हमारी समय रेखा है वो किस राज्य में जाती है, ठीक है। ये सब चीजें, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने पड़ोसी देश हैं, ये चीजें थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। मतलब ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आधा पौन घंटा में आपका 1 घंटा बहुत से इसको लगेगा कवर करने में, ठीक। इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं मैप के जरिए इसको आपको बेहतर तरीके से बाद में समझा भी दूंगा। थोड़ा बहुत अभी पढ़ लेंगे तो बाद में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। 12 जनवरी को आपका टेस्ट होगा। देखो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं इसको दूंगा, आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको लिंक में शेयर कर दूंगा कल, ठीक है। कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, या फिर जो क्लास है उसके डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप में ही आपको मैं दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पर जो लोग जुड़े हैं वहां पर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा कम्युनिटी पर भी मैं इसको शेयर करूंगा, वहां पर भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास बेहतर लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।